हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोग यूपी पीसीएस प्रीलिम्स को टारगेट कर रहे हैं 2024 के लिए, जिसके लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। आज सेट नंबर 49 कर रहे हैं। इससे पहले सेट नंबर 48 हमने किया, जिसमें कि हमने टेक्स्ट बुक का टेस्ट पेपर किया था, मॉक टेस्ट किया था, जिसमें हमने 75 क्वेश्चन किए थे। ठीक है, अगर आप लोगों ने वो वाली क्लास नहीं देखी है तो उसको देख लीजिएगा। आज की क्लास 75 के आगे जो क्वेश्चन बचे थे हमारे 76 से स्टार्ट करेंगे। 150 क्वेश्चंस पूरे आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जीएस पेपर 1 का पेपर है, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन का मॉक टेस्ट है ये, तो इसको अच्छे से ध्यान से करिएगा। और आप जब भी टेस्ट पेपर सॉल्व करते हो तो आप लोगों को पता चलता है कि आपके स्ट्रेंथन एरिया कौन से हैं और वीक एरिया कौन से हैं। उसी हिसाब से आप अपनी स्टडीज़ को टारगेट कर सकते हो और ये एक अच्छा मौका हो सकता है आप लोगों के लिए एग्ज़ाम में सही तरीके से नंबर स्कोर करने का। ठीक है, वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। अपने स्टडी ग्रुप्स में कोई पीयर ग्रुप हो वहाँ पर भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा आपके पास और आप लोग अपना रिवीजन टाइम से स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैव सुदृढ़ीकरण बायोफोर्टिफिकेशन शब्द को सही ढंग से परिभाषित करता है? तो बायोफोर्टिफिकेशन क्या होता है? फसलों में उनके पोषण मूल्य को बढ़ाने के लिए प्रजनन करना। बायोफोर्टिफिकेशन में किसी भी तत्व को जब बाहर से ऐड करते हैं हम उस फसल में, तब वो फसल जो है क्या करती है? बायोफोर्टिफाइड कहलाती है। मतलब कि जैसे कि आप गोल्डन राइस का एग्जांपल ले सकते हैं। गोल्डन राइस में विटामिन ए को एक्सटर्नली ऐड किया गया है और ये जीन मॉडिफाइड फसल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइएगा। किसी चक्रवात की अक्षी पर क्या होता है? तो चक्रवात की अक्षी पर अप्रसामान्य उच्च ताप और निम्न दाब होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, उच्च ताप और निम्न दाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 2 कथन हैं, इन्हीं से हमें अपना आंसर निकालना है। तो पहला क्या है? भारत के पूर्वी तट भारत के पश्चिमी तट की तुलना में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से प्रभावित है। ये कारण कथन हो गया हमारा। अब कारण क्या है? कारण कह रहा है उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति केवल बंगाल की खाड़ी में होती है। तो जो कथन है वो सही है, लेकिन चक्रवात की उत्पत्ति केवल बंगाल की खाड़ी में होती है, ये जो आर है ये गलत है। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए सही है किंतु आर गलत है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं, इनकी विशेषता होती है कि ये निम्न वायुमंडलीय दाब, तेज हवाएं और भारी बारिश और गर्म पानी की निरंतर आपूर्ति होनी चाहिए, तब उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है उत्पन्न होते हैं। पूर्वी तट की तुलना में पश्चिमी तट जो है ये अधिक मात्रा में प्रभावी रहते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से। भारत का जो पूर्वी तट है ये ज़्यादा प्रभावित रहता है, मतलब हम लोग इस वाले तट की बात कर रहे हैं। ठीक है, पश्चिमी तट पर चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात कम आते हैं। कुछ कारण हैं जहाँ पर अरब सागर की तुलना में बंगाल की खाड़ी में ज़्यादा उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनते हैं। वो ये है कि अरब सागर की तुलना में अपेक्षाकृत बंगाल की खाड़ी में जो जल है वो अधिक गर्म है और औसत समुद्री खारापन भी अधिक रहता है। इसीलिए गर्म पूर्वी तट चक्रवातों को अधिक आकर्षित करता है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में ज़्यादा उत्पन्न होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अरब सागर में उत्पन्न नहीं होते हैं। इसी बेसिस पे जो कारण आर है ये गलत हो जाता है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो खारापन है या लवणता है वो अरब सागर में अधिक है और बंगाल की खाड़ी में कम है। इसका कारण ये है कि जो अरब सागर है यहाँ पर जो नदियाँ अपना जल विसर्जित करती हैं ये कम लंबी दूरी की हैं और लंबाई भी इनकी कम है और कम मात्रा में जल यहाँ पर गिरता है। जबकि बंगाल की खाड़ी में क्या है? गंगा नदी तंत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और यहाँ पे कावेरी, महानदी, गोदावरी जो भी नदियाँ हैं भारत की, ये यहाँ से अपना जल विसर्जित करती हैं। ठीक है, और बाकी की चीज़ें आप लोग डिस्क्रिप्टिव वीडियो बना हुआ है, प्लेलिस्ट ज्योग्राफी की मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक अल नीनो का परिणामी प्रभाव नहीं है?
तो अल नीनो जब होता है तब भारत में जो मानसून है ये कमज़ोर रहता है, और क्या होता है, जो अल नीनो की वजह से भारत में मानसूनी वर्षा कम होती है, दक्षिणी प्रशांत का जो पानी है वो अधिक मात्रा में गर्म हो जाता है, जिससे कि भारत में मानसून कमज़ोर पड़ जाता है। तो विशेषता जो नहीं है, परिणामी विशेषता नहीं है, वो ये है दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनों का हिंद महासागर की ओर प्रवाह। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रबाल भित्ति द्वीप नहीं है? तो ग्रेट बैरियर रीफ ये सबसे बड़ा प्रबाल भित्ति है, ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। इंद्रधनुष की चट्टानें जो कि फिजी में पड़ती हैं, ये भी प्रबाल द्वीप है। स्वराज द्वीप भारत में है, ये प्रबाल द्वीप है। जबकि क्यूशो द्वीप जो कि जापान में पड़ता है, ये प्रबाल भित्ति द्वीप नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश में टुंड्रा वनस्पति नहीं है? तो बेलारूस में आपको टुंड्रा वनस्पति नहीं मिलेगी, ठीक है। टुंड्रा वनस्पति क्या होती है? टुंड्रा वनस्पति जो है वो पेड़ रहित वनस्पति होती है, जो कि ध्रुवों पर और ठंडे प्रदेशों में पाई जाती है, जैसे कि अलास्का, कनाडा, रूस, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, इसके साथ साथ आर्कटिक द्वीपों में और उच्च अक्षांश वाली जगहों पर पाई जाती है। बेलारूस में टुंड्रा वनस्पति नहीं पाई जाएगी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 2 सूचियां हैं, एक तरफ देश हैं, दूसरी तरफ खनिज भंडार है। लाइबेरिया में लोहा मिलता है, जबकि गिनी में आपको बॉक्साइट मिलेगा। टोगो में क्या मिलेगा? फॉस्फेट मिलेगा, और नाइजर में यूरेनियम मिलेगा। ये मैचिंग हो गई। अगले क्वेश्चन पर आइएगा, कौन सा द्वीप विश्व के आधे से अधिक टिन प्रदान करता है? तो देखिए, एशिया में विश्व की आधे से अधिक टिन जो है पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, एशिया। यहाँ पर हमारे पास 2 कॉलम है, एक तरफ स्थानांतरित कृषि है, दूसरी तरफ देश है। तो स्थानांतरित कृषि को किस देश में क्या कहकर पुकारा जाता है? ये चीज़ कौन सा युग्म सही सुमेलित है, हमें बताना है। तो रे जो स्थानांतरित कृषि है वियतनाम में की जाती है, तुंग्या फिलीपींस में नहीं की जाती है, ये गलत है, ठीक है। रे वियतनाम में की जाती है, मिल्पा मध्य अमेरिका में की जाती है। दूसरा और तीसरा सही सुमेलित है, बाकी पहला और चौथा गलत है, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, केवल 2 और 3, ठीक है। स्थानांतरित कृषियाँ यहाँ पर नाम दे रखे हैं और उनके देश दे रखे हैं। तो इंडोनेशिया में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? लदांग कहा जाता है, लडांग या लदांग के नाम से जाना जाता है। फिलीपींस में रे नहीं कहा जाता है, केनिंग कहा जाता है। मध्य अमेरिका और मैक्सिको में मिल्पा। वियतनाम में रे कहा जाता है। तो रे कहाँ पर कहा जाता है? वियतनाम में। म्यांमार में टोंग्या। थाईलैंड में क्या कहते हैं हम? तमराई कहते हैं। श्रीलंका में स्थानांतरित कृषि को चेन्ना कहते हैं। वेनेजुएला में कोनुकू कहते हैं। ब्राज़ील में रोका, और मध्य अफ्रीका में इसे मसोल कहते हैं। तो ये जो बातें हैं इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं झूम खेती के नामों के बारे में, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं। गेहूं की खेती निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिए, गेहूं की खेती जो है स्टेपीज से संबंधित हो जाएगी, क्योंकि गेहूं की खेती सर्दी के मौसम में की जाती है भारत में। जब अक्टूबर नवंबर का महीना होता है तब इसकी बुआई होती है, और दिसंबर जनवरी के महीने में गेहूं की जो फसल है वो बढ़ती है, बढ़ कर के तैयार होती है, और उस समय शीतोष्ण जो मौसम होता है ये होता है। तो शीतोष्ण घास के मैदान स्टेपी होते हैं, शीतोष्ण जलवायु में पाए जाते हैं, तो इसीलिए गेहूं की खेती जो है स्टेपी से संबंधित हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पर आइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो गोर, नाया, शोरिया, सूती वस्त्र ये सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सबसे कम सघन आबादी वाला क्षेत्र है? तो ग्रीनलैंड जो कि ऑप्शन नंबर 2 है, ये सबसे कम सघन आबादी वाला क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आइएगा, आर्मेनिया निम्नलिखित में से किन देशों से घिरा हुआ है? तो आर्मेनिया जो है आपका घिरा हुआ है अजरबैजान, उसके बाद आता है आपका ईरान, तुर्की, ठीक है। ईरान और तुर्की, रूस से घिरा हुआ नहीं है। जबकि पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है जॉर्जिया। जॉर्जिया, अजरबैजान, ईरान और तुर्की, रूस से इसकी सीमा नहीं लगती है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर 2 सूचियाँ हैं,
और नदी का मुहाना, मतलब नदियाँ जो हैं ये किस सागर में अपना जल विसर्जित करती हैं। जो डेन्यूब नदी है ये काला सागर ब्लैक सी में अपना जल गिराती है। राइन नदी जो है उत्तरी सागर में अपना जल छोड़ती है। रोन नदी जो है ये अपना जल छोड़ती है भूमध्य सागर में, और लायर नदी बिस्के की खाड़ी में। ठीक है, ये हो गई मैचिंग, इसको ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए। द्वीप और महासागर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो जो चागोस द्वीप है ये उत्तरी प्रशांत महासागर में नहीं पड़ता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये चागोस द्वीप के बारे में हमने करंट अफेयर्स में पढ़ा है। करंट अफेयर के क्लास आप लोग देखोगे तो चागोस द्वीप कहाँ पर पड़ता है ये मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, अगर फिर भी डाउट रहता है तो कमेंट में मुझसे पूछिएगा, मैं उसको सॉर्ट आउट करूँगी। अगले क्वेश्चन पर आइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि मसाई जनजाति सोमालिया में पाई जाती है। पहले वाला कथन गलत है, सोमालिया में नहीं पाई जाती है। ये खानाबदोश जनजाति होती है जो कि मवेशियों के खून मांस पर जीवित रहती है। तो दूसरी वाली सही है, दूसरा वाला कथन सही है। मसाई जनजाति जो है पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है, ना कि सोमालिया में। ठीक है, और ये मूल रूप से एक भाषाई शब्द है जो कि सूडानिक भाषा पर से लिया गया है, पूर्वी सूडानिक भाषा में होता है। ठीक है, इनमें और ये जो वक्ता हैं वहाँ के उनका उल्लेख करता है। देहाती मसाई पूरी तरीके से खानाबदोश होती है और ये साल भर झुंड में रहती है और घूमते हैं ये लोग एक से दूसरी जगह, कबीले में रहते हैं और ये पशुपालन भी करते हैं। तो पशुपालन में ये दूध, उनके रक्त और मांस पर जो है क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं अपने खाने के लिए। ठीक है, चलिए। और जो मसाई जनजाति है वहाँ पर बहुपत्नी प्रथा भी होती है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। पशुधन इन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ पवन दे रखी है, दूसरी तरफ क्षेत्र दे रखा है, अब हमें मैचिंग करनी है। तो खमसिन जो है, खमसिन गर्मी में चलने वाली पवनें हैं, ये मिस्र में चलती हैं। ब्रिक फिल्डर कहाँ पर चलती हैं, ब्रिक फिल्डर विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में चलती है। बुरान, करा बुरान या फिर बुरान या बोरा, ये फ्रांस में चलती हैं आपकी, इसको मैच कर दीजिए, नहीं इसको करेक्ट करिएगा, बुरान में नहीं चलती है। बुरान जो है साइबेरिया में चलती है। ठीक है, साइबेरिया में चलती है बुरान और बोरा। मिस्ट्रल जो है ये चलती है आपकी फ्रांस में। ठीक है, मिस्ट्रल फ्रांस में, इसकी ये मैचिंग हो गई। यहाँ से क्वेश्चन बना है पिछले एग्जाम्स में, तो इसको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आइएगा। निम्नलिखित दर्रों को पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करने का मतलब ये है, आपको मान लीजिए ये इंडिया का मैप कुछ इस तरीके से हो गया, थोड़ा गड़बड़ बने तो इसको एडजस्ट कर लीजिएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, पश्चिम से पूर्व मतलब आपको यहाँ से इस तरफ दर्रों को मैच करना है। तो बारालाचा दर्रा जो है सबसे पहले आएगा। ठीक है, ये कराकोरम श्रेणी में पड़ता है। उसके बाद शिवकिला हो जाता है, जेलेपला और बोमडिला। तो 1 2 3 4 ये पश्चिम से पूर्व का क्रम है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है हिमालय के बारे में। तो हिमालय के बारे में, हिमालय एक वलित पर्वत है, यहाँ पर भू अभिनीतिक चट्टानें हैं और सिंधु और सतलज नदियाँ जो हैं हिमालय में पूर्ववर्ती अववाह तंत्र बनाती हैं। पूर्ववर्ती अववाह तंत्र का मतलब है ये है कि ये पूरब की ओर से बहती हुई आती हैं और अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती हैं। जो कथन सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 3, हिमालय के अग्नभ्रंश हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट्स को हिमालय को तिब्बत से अलग करते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 3 यही सही नहीं है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय उपमहाद्वीप की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत वृहत हिमालय में मानसरोवर झील के निकट है। निम्नलिखित में से कौन सी वे नदियां हैं। तो ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज, ये तीनों नदियां मानसरोवर झील के पास से निकलती हैं। तो यही ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र। इसके साथ साथ प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी। आप लोगों को यहाँ पर सारी जानकारी मिल जाएगी, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कौन कौन सी जगह से होकर बहती है, किस देश में पहले प्रवेश करती है, कहाँ कहाँ अपना जल विसर्जित करती है। सारी बातें वहाँ पर डिस्कस की गई हैं। उस वीडियो को आप लोग देख सकते हो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए। यहाँ पर 2
आपके पास कॉलम है, सूचियाँ हैं, एक तरफ मैदान है, दूसरी तरफ उनकी विशेषताएं दे रखी हैं। अब इन्हें हम मैचिंग करते हैं। तो देखिए जो भाबर होता है वहाँ पर छोटे छोटे पत्थर होते हैं जिन्हें बजरी कहते हैं, तो ये उसकी विशेषता हो जाती है, बजरी मैच हो जाएगा भाबर से। ठीक है, बांगर क्या होता है, बांगर में कंकड़ पाए जाते हैं, तो ये 4 से मैच कर दीजिए। खादर में क्या होता है, खादर में गाद होती है। ठीक है, खादर में बांगर और खादर 2 प्रकार के मैदान, जलोढ़ मैदान होते हैं। तो खादर वो होता है जहाँ पर बाढ़ का इलाका होता है, बाढ़ वहाँ पर आती रहती है नदियों के द्वारा, वहाँ पर गाद पाई जाती है। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा दलदली स्थान होता है, जब नदी समुद्र से जाकर के मिलती है तो वो डेल्टा का निर्माण करती है। लंबी दूरी की नदियाँ अक्सर, जो कि हिमालयी ज़्यादातर नदियाँ हैं जो भारत में डेल्टा का निर्माण करती हैं, जैसे सुंदरवन के डेल्टा, जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती हैं वे क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। वहीं जो नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं वे एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें ध्यान रखिए। अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन, एक तरफ आपको एक कॉलम में झील दे रखी है, दूसरी तरफ राज्य दे रखे हैं, अब हमें इन्हें मैच करना है। तो कलिवेली झील कहाँ पर मिलेगी, कलिवेली झील देखनी है तो हमें तमिलनाडु जाना होगा, तमिलनाडु से मैच कर दीजिए। खजियार, ये जो है झील, ये जगह का भी नाम है खजियार, ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा सा मैदान है, उसके आसपास आप जब जाएंगे तो देखेंगे कि काफ़ी सारे पर्वतीय वनस्पति पाई जाती है, ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, और ये चारों तरफ पेड़ों से, जो पर्वतीय पेड़ होते हैं, पर्वतीय वन है, उनसे घिरा हुआ है। सर्दी के मौसम में बात करें, दिसंबर एंड से जनवरी तक वहाँ पर काफ़ी बढ़िया स्नोफॉल होता है। तो स्नोफॉल से जो वहाँ पे दृश्य उत्पन्न होता है वो बिल्कुल स्विट्ज़रलैंड के जैसे उत्पन्न होता है, तो इसे मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से भी जाना जाता है। घूमने वाली जगह है, कभी जाएं तो ज़रूर देखिएगा। खेचो पलरी क्या होता है, खेचो पलरी कहाँ पर मिलेगी झील, तो ये सिक्किम में है, 1 से मैच कर दीजिए। बेम्बनाड झील तो आपको पता है ये केरल में है, ऑप्शन नंबर 2 से ये मैच हो जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मानसून की अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा दोनों से वर्षा प्राप्त करता है। तो देखिए ये जो राज्य है पंजाब है। ठीक है, बंगाल के खाड़ी से जो उत्पन्न होता है मानसून, वो कुछ इस तरीके से हवाएं जाकर के यहाँ उत्तर भारत में स्ट्राइक करती हैं, हिमालय से टकराती हैं और वर्षा करती हैं। ठीक है, और अरब सागर की शाखा से जो उत्पन्न होता है ये ऐसे पश्चिमी घाट से होते हुए इधर निकल जाता है मानसून। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पंजाब, ये दोनों शाखाओं से वर्षा प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश भौगोलिक क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत वन रखते हैं। तो अधिकतम क्षेत्र पर जहाँ पर वन क्षेत्र है, प्रतिशत में बात कर रहे हैं, तो उसका नाम हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा प्रतिशत मात्रा में वन क्षेत्र है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि प्रवाल द्वीप है, और यहाँ की राजधानी क्या है, कवरत्ती है। और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि जो लक्षद्वीप है ये कहाँ पर पड़ेगा, तो ये अरब सागर में पड़ेगा, प्रवाल द्वीप। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आइए। खेजड़ी का पेड़ निम्नलिखित में से किस वन का उदाहरण है। तो ये उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन का उदाहरण है। खेजड़ी के वन राजस्थान में पाए जाते हैं, खेजड़ी के पेड़। और अमृता बिश्नोई जो हैं ये खेजड़ी के पेड़ों से ही जुड़ी थी। इन पेड़ बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन की बात करें तो ये पेड़ बचाओ आंदोलन से जुड़ा हुआ आंदोलन है, चिपको आंदोलन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आइए। मूंगा रेशम कीट का उत्पादक है, किस राज्य के लिए स्थानिक है। ठीक है, मूंगा रेशम जो है ये रेशम कीट का एक उत्पाद है, प्रोडक्ट है, और ये असम राज्य में बनाया जाता है मूंगा रेशम। ऑप्शन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 4 प्रकार के रेशम है, मूंगा, एरी और टसर। ठीक है, और चौथा प्रकार क्या हो जाता है, मलबरी। ठीक है, मलबरी रेशम, मूंगा, एरी और टसर, तो चारों प्रकार के जो रेशम है ये भारत में उत्पादित होते हैं, ये बात भी ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए। यहाँ पर 2 सूचियाँ हैं, झील दे रखी है, झील के प्रकार दे रखे हैं और उनके उदाहरण। तो विवर्तनिकी झील कौन सी है, ये हो जाएगी पूर्व स्थली झील, ऑप्शन नंबर 3 से मैच कर दीजिए। गर्त या फिर क्रेटर झील कौन सी है, क्रेटर झील हो जाती है लोनार झील, ये आपकी पड़ती है कहाँ पर, महाराष्ट्र में। हिम नदी कौन सी है, तो हिम नदी है जो ये हो जाती है आपकी गंगाबल झील, ये 2 से मैच कर दीजिए। और नदी झील या मतलब जहाँ
मैदानी क्षेत्र में जो झील ये पड़ रही है, हालांकि ये नैनीताल में पड़ता है भीमताल, ये नदीय झील हो जाएगी, तो इसको 4 से मैच कर दीजिए। अगले क्वेश्चन पर आइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक भूमि उपयोगी श्रेणी की नहीं है? तो सीमांत भूमि जो होती है ये उपयोगी श्रेणी में नहीं आती है, क्योंकि यहाँ पे किसी प्रकार की कृषि नहीं होती है या इसका कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, कोट्टापुरम से कोल्लम विस्तार निम्नलिखित में से किस अंतर्देशीय राष्ट्रीय राजमार्ग जल मार्ग से जुड़ा हुआ है? तो NW3 से जुड़ा हुआ है कोट्टापुरम से कोल्लम। NW1 इलाहाबाद से हल्दिया है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। NW1 इलाहाबाद से हल्दिया। अगले क्वेश्चन पर आइएगा, प्रतिशत में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर वर्ष में सबसे अधिक थी? तो प्रतिशत में दशकीय वृद्धि दर 1961 में सबसे अधिक थी। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए, किसी जलीय वातावरण में स्वतंत्र तरण स्थूलदर्शी प्राणियों को किस प्रकार उल्लेखित किया जाता है? तो इन्हें परिपादप या परिजीव के लिए रूप में उल्लेखित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रवाल की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से किन घटकों की आवश्यकता होती है? तो देखिए, प्रवाल की वृद्धि के लिए पहला दे रखा है आपका अलवणीय जल, ठीक है। दूसरा, प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रचुर मात्रा में वहाँ सूर्य का प्रकाश पहुँचना चाहिए, और 23 से 25 डिग्री तापमान के बीच का पानी होना चाहिए। तो 1, 3 और 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। छिछला लवणीय जल ये प्रवाल की वृद्धि के लिए आदर्श स्थिति नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। तो 1, 3 और 4 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आइएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है। तो पायरॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, जिसे पैन कहते हैं, प्रकाश रासायनिक धूम कोहा के दौरान उत्पन्न होने वाला एक प्रबल नेत्र जलन कारक है। जो पैन होता है, प्रकाश रासायनिक धूम जिसे कहा जाता है, कुहासा कहते हैं, ठीक है। सर्दी के मौसम में अधिकतर ये उत्पन्न होता है, और जब भी आँखों के संपर्क में आता है ये, तो बहुत ही जलन आँखों में और आंसू पैदा करने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो पहले वाला कथन सही हो जाएगा। प्रकाश रासायनिक धूम कोहा ठंडे आर्द्र जलवायु में होता है, तो ठंडे आर्द्र जलवायु में नहीं होता है। जो वातावरण में इम्प्योरिटीज़ पाई जाती हैं, ठीक है, ओजोन, नाइट्रेट और भी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जिनकी वजह से पैन उत्पन्न होता है। तो दूसरा वाला कथन गलत है। ऑप्शन नंबर 1 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, केवल 1। क्वेश्चन पर आइएगा, पायरोलिसिस और गैसीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पायरोलिसिस ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बनिक पदार्थ के थर्मल रूपांतरण की प्रक्रिया है। गैसीकरण एक थर्मो रासायनिक प्रक्रिया है जो कि बायोमास को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहनशील गैस में परिवर्तित कर देती है। देखिए, बायोमास को जब दहनशील गैस में परिवर्तित किया जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन अनुपस्थिति होती है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, ठीक है। लेकिन इसे गैसीकरण नहीं कहते हैं, ना कि ये थर्मोरासायनिक प्रक्रिया है। तो जो पहले वाला कथन है ये गलत हो जाएगा। अब हम दूसरा कथन देखते हैं। गैसीकरण की प्रक्रिया को आमतौर पर पायरोलिसिस से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। जो दूसरा वाला कथन है ये सही है, पहले वाला गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, केवल 2। एक पहला कथन है, दूसरा कारण है। अब हम देखते हैं कथन कारण के आधार पर हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें बनाना है। किसी जीव में संगठित शरीर रचना में भारी धातुओं और पीड़कनाशियों के बढ़ते हुए जमाव की प्रक्रिया को जैव संचयन कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। कीटनाशकों का जो संचयन है किसी भी जीव के शरीर में बढ़ जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, जैव संचयन कहते हैं। तालाब की बड़ी मछली में उसी तालाब के प्लवकों की तुलना में पीड़कनाशियों की सांद्रता अधिक पाई गई है। देखिए, दोनों ही कथन सही हैं। अब जब जल में पीड़कनाशी रहेगा, कीटनाशक रहेगा, तो वो मछलियों में भी सांद्रता पाई जाएगी। लेकिन ये कथन और कारण एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं। जो कारण है ये कथन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, दोनों ही सही हैं अपनी अपनी जगह पर। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगले क्वेश्चन पर आइए। 2 सूचियाँ दे रखी हैं। एक तरफ आपको क्या दे रखा है,
स्थान दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके कौन से राज्य में पड़ेगा, तो जो नोकरेक है ये पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अगस्तमलाई की पहाड़ियाँ कहाँ पर पड़ेंगी, ये पड़ेंगी केरल में। नंदा देवी उत्तराखंड में, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी है, चोटी भी है। दिहांग देबांग कहाँ पर मिलेगा, ये मिलेगा आपको मेघालय में, ठीक है। दिहांग देबांग आपको मिलेगा। इसको थोड़ा सा करेक्ट करते हैं, आई थिंक मैंने यहाँ पे गलत मैचिंग करी है। देखिए अगस्तमलाई जो है ये तो केरल में है और नंदा देवी उत्तराखंड में है, जबकि मेरे हिसाब से दिहांग दिबांग जो है अरुणाचल प्रदेश में और नोकरेक मेघालय में, ठीक है। ये वाली मैचिंग सही है, पहले वाला गड़बड़ था, उसको ठीक कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए। कंजर्वेशन रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दो कथन है, कौन सा सही है हमें ये बताना है। तो वे स्थापित राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जीव अभ्यारण्यों और आरक्षित और संरक्षित वनों के बीच बफर जोन या कनेक्टर और माइग्रेशन कॉरिडोर के रूप में कार्य करते हैं। तो पहले वाला कथन बिल्कुल सही है। उन्हें पहली बार भारतीय वन अधिनियम 1927 में पेश किया गया था। भारतीय वन अधिनियम 1927 में पेश नहीं किया गया था, तो दूसरे वाला कथन आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 1 जो है केवल एक, ये वाला कूट हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का पुनर्गठन कब हुआ था, 1965 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियमों पर विचार कीजिए और इन्हें उपरोक्त अधिनियमों के कालानुक्रम में सही लगाना है हमें। तो देखिए सबसे पहले जो आया ये आया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है, इसको 2 नंबर पे आएगा। उसके बाद वन संरक्षण अधिनियम आया, फिर आया आपका वायु प्रदूषण रोकथाम अधिनियम 4, और उसके बाद सबसे लास्ट में आ जाएगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ठीक है। तो ये बनेगा 2, 1, 4, 3। तो ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पिछले पेपर्स में हम इसको कर चुके हैं। अगर आप लोग कंटिन्यू कर रहे होगे, मेरे टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे होगे, तो आपको इनके ईयर भी याद होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन ओजोन क्षयकारी पदार्थ के उपयोग से नियंत्रण और चरणबद्धता के मुद्दे से जुड़ा हुआ है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन क्षरण से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये एक प्रोटोकॉल है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो ओजोन रिक्तीकरण के लिए जिम्मेदार कई पदार्थों के उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से ओजोन परत की रक्षा करने के लिए बनाया गया है। और ये सहमति कब हुई थी, इस पर सहमति हुई 16 सितंबर 1987 को और ये 1 जनवरी 1989 को लागू हुआ था। ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किससे संबंधित है, ये IMF और विश्व बैंक से संबंधित है, ये बात भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती से संबंधित है, जबकि नगोया आनुवांशिक संसाधनों और उनके लाभों को साझा करने से जुड़ा हुआ है। अगले क्वेश्चन पर आइए। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पर अवस्थित है, तो ये पिंजौर हरियाणा में मिलेगा, ठीक है। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र एक आपको उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में भी मिलेगा, तो इसका भी नाम ध्यान रखिएगा। ये प्रजनन केंद्र हरियाणा में अवस्थित है, पिंजौर में, और इसकी स्थापना 2001 में की गई थी। गिद्धों की देखभाल के लिए संचालन कौन करता है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। गैर गिद्धों की सुरक्षा, उनके मृत्यु के कारण और संरक्षण पर अध्ययन करने के लिए है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा SDG या धारणीय विकास लक्ष्य सभी के लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धता से जुड़ा हुआ है। तो SDG 6 जो है ये सभी के लिए स्वच्छ जल और स्वच्छता से जुड़ा हुआ है। SDG 6 यहाँ पर सारे SDG दिए हैं मैंने ये क्रमबद्ध तरीके से, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। जब SDG का जब स्पेसिफिक लक्ष्य पूछ दिया जाता है कि इसका उद्देश्य क्या है, तो थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है, तो आप इसको 4-6 बार पढ़ेंगे तभी ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है और दूसरी तरफ उसके विषय हैं। अब हमें बताना है कि कौन कौन सा सही सुमेलित है, ठीक है। तो देखिए वियना सम्मेलन जो है ओजोन परत संरक्षण से जुड़ा हुआ है। UNCCD सतत भूमि प्रबंधन से जुड़ा हुआ है। रामसर सम्मेलन आपको पता है आर्द्र भूमि संरक्षण से जुड़ा हुआ है, 1971 में आया था ये, और ये ईरान के रामसर शहर में हुआ था, इसीलिए वहाँ उसी के नाम पर ही इसका नाम रामसर कन्वेंशन पड़ा हुआ है, ठीक है। आर्द्र भूमि के संरक्षण से उनके विकास
से और उनका चरणबद्ध तरीके से उनको कमी होने से रोकने के लिए ये जो है संधि करी गई थी। ठीक है, बेसल सम्मेलन जो है, बेसल कन्वेंशन, ये रॉटरडैम में हुई थी और ये कीटनाशक और औद्योगिक रसायन से नहीं जुड़ी हुई है। तो देखिएगा ये जो चौथा वाला है ये गलत है। ठीक है, तो 3 जो सही सुमेलित हैं 1 2 3 है, तो ऑप्शन का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा 1 2 3 हो जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग द्वारा हाल ही में शुरू की गई ग्रो पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य कम उपयोग वाले क्षेत्रों, विशेष रूप से बंजर भूमि को उत्पादक कृषि वानिकी क्षेत्रों में परिवर्तित करना है। दूसरा क्या है, ग्रो पहल भारत में कृषि वानिकी उपयुक्तता मानचित्रण के लिए रिमोट सेंसिंग और जीआईएस प्रौद्योगिकी का उपयोग करती है। दोनों ही कथन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है, पेड्रो सान्चेज किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः नियुक्त हुए हैं? तो स्पेन के प्रधानमंत्री बने हैं पेड्रो सान्चेज और ये दूसरी बार इन्होंने कार्यकाल ग्रहण किया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, तीरंदाजी विश्व कप फाइनल 2023 में स्वर्ण पदक मुकाबले में प्रथमेश जावकर का प्रतिद्वंदी कौन था? तो प्रथमेश जावकर का प्रतिद्वंदी मैथियस फुलरटन थे, जो कि डेनमार्क से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शहर ने नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है या स्मार्ट सिटी का स्थान प्राप्त किया है? इंदौर ने ये स्थान प्राप्त किया है। इंदौर मध्य प्रदेश का एक शहर है। शिक्षा मंत्रालय की समग्र शिक्षा योजना के तहत स्कूलों और छात्रावासों का नाम बदलकर क्या कर दिया जाएगा? ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर कर दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 नेताजी सुभाष चंद्र बोस करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जैव विविधता विरासत स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है 2 कथनों में से, ये हमें बताना है। बीएचएस को राज्य सरकार द्वारा जैविक विविधता अधिनियम 2002 के अनुसार स्थानीय निकायों के परामर्श से अधिसूचित किया गया है। बिल्कुल सही बात है। हाल ही में गुप्तेश्वर वन को पश्चिम बंगाल द्वारा बीएचएस घोषित किया गया है। दूसरा वाला गलत है, इसको घोषित नहीं किया गया है। तो केवल 1 सही है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, केवल 1। अगले क्वेश्चन पर आइए, विश्व के पहले रोबोट सीईओ का नाम क्या है? मिका नाम है, मिका, जो विश्व का पहला रोबोट सीईओ बना है। अगला क्वेश्चन है, विकसित भारत संकल्प यात्रा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये आदिवासियों, ट्रांसजेंडर और आर्थिक रूप से पिछड़े तीनों ही लोगों से जुड़ी हुई है। तो ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नई शिक्षा नीति के तहत निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल किया गया है? तो फारसी भाषा को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आइएगा, भारतीय सेना द्वारा आयोजित इनो योद्धा 2023 कार्यक्रम का प्राथमिक फोकस क्या है? तो तकनीकी नवाचार इनो योद्धा का प्राथमिक फोकस है। ऑप्शन नंबर 2 तकनीकी नवाचार करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पालना योजना के संदर्भ में कौन कौन से कथन सही हैं हमें बताना है। तो इसका उद्देश्य कामकाजी महिलाओं के बच्चों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करके उनके लिए गुणवत्तापूर्ण डे केयर सुविधाएं या क्रेच स्थापित करना है। बिल्कुल सही बात है, ये पहले वाला कथन सही है। यह योजना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से कार्यान्वित की जाती है। दूसरा वाला कथन गलत है, केवल 1 सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 केवल 1 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने साहित्य 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता है? तो 2023 का साहित्य नोबेल पुरस्कार जॉन फॉसे ने जीता है। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2023 में एशियाई खेलों में भारत ने कितने पदक जीते? 107 कुल पदक जीते। ऑप्शन नंबर 3। भारत ने इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया? तो भारत ने इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय लॉन्च किया था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हमास के साथ जब इजराइल का युद्ध शुरू हुआ तो ऑपरेशन अजय लॉन्च किया, भारतीयों को वापस लाए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के द्वारा विकसित यातायात टकराव बचाव प्रणाली जिसका नाम कवच है, इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला क्या है, कवच को ट्रेनों को लाल सिग्नल से आगे निकलने पर स्वचालित रूप से ब्रेक लगाकर ट्रेनों को टकराने से रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है। पहले वाला कथन सही है। दूसरा वाला क्या है, कवच प्रणाली में पटरियों पर केवल रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक शामिल है। इसके साथ और भी तकनीकें शामिल करी गई हैं, केवल RFID से ही ये कंट्रोल नहीं होता है। तो दूसरा वाला कथन सही है, केवल 1 ऑप्शन नंबर
करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा वाला कथन सही नहीं है, केवल एक पहला कथन सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 केवल एक सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक तरफ पुरस्कार है, दूसरी तरफ प्राप्तकर्ता हमें बताने हैं, अब मैचिंग करनी है। तो देखिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया? दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये दिया गया है पंकज त्रिपाठी को, ठीक है। पंकज त्रिपाठी ये यहाँ नीचे आ गया है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का जो पुरस्कार है, ये अभिनेता नहीं, यहाँ पे अभिनेत्री होना चाहिए। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ये पंकज त्रिपाठी को दिया गया है, और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री जो है, सहायक अभिनेत्री, इनको दिया गया है, ये वहीदा रहमान हो जाएंगी, ठीक है। वहीदा रहमान जी को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय अभिनेत्री का पुरस्कार जो है किसको दिया गया है? ये दिया गया है आलिया भट्ट को, ठीक है। आलिया भट्ट को दिया गया है, तो ए से मैच कर दीजिए। और राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार कश्मीर फाइल्स को दिया गया है। तो ये मैचिंग हो गई। अगले क्वेश्चन पर आइए। आधार कार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? अब हमें इसमें से क्या बताना है, कौन सा कथन सत्य है ये बताना है, ठीक है। आधार कार्ड योजना का लक्ष्य भारत के प्रत्येक निवासी के लिए एक विशिष्ट 16 अंकों की पहचान संख्या दर्ज करना है। पहले वाला कथन गलत हो जाएगा आपका। यह संख्या विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और सरकारी सेवाओं तक पहुंच की सुविधा प्रदान करता है, ठीक है। तो दूसरा वाला सही है आधार कार्ड योजना के बारे में। और तीसरा क्या है? आधार संख्या नागरिकता और जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। देखिए, जन्म तिथि के प्रमाण पत्र के रूप में कार्य करता है, लेकिन नागरिकता के प्रमाण पत्र के रूप में आधार संख्या काम नहीं करती है। तो तीसरा वाला भी गलत है। केवल 2 ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है 2023 में? तो 111वां नंबर है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। विश्व एड्स दिवस 2023 की थीम क्या थी, विषय क्या है? तो समुदायों को नेतृत्व दें, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन का पहला संस्करण भारत और किस देश के बीच किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो देखिए, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच डेजर्ट साइक्लोन का जो है पहले चरण का पहला संस्करण शुरू किया गया। कहाँ पर हुआ ये राजस्थान में हुआ, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यूएई के साथ और राजस्थान में हुआ ये। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स ECSR पोर्टल के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन क्या है? शीर्ष अदालत के निर्णयों का डिजिटल संस्करण उसी प्रकार उपलब्ध कराने की एक पहल है जिस प्रकार उन्हें आधिकारिक कानूनी रिपोर्ट में बताया गया है। ये पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। यह केवल वकीलों और कानून के छात्रों को अपने निर्णयों तक निःशुल्क पहुंच प्रदान करेगा। ये दूसरी वाली बात गलत है, ये केवल वकीलों और कानूनी छात्रों के लिए नहीं है, ये आम जनता के लिए भी उपलब्ध है। तो दूसरा वाला कथन गलत है। ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल 1, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आइए। स्वर्ण अर्धचंद्र, गोल्डन क्रिसेंट और स्वर्ण त्रिभुज गोल्डन ट्रायंगल 2 ऐसे क्षेत्र हैं जो अवैध अफीम उत्पादन के कारण अक्सर खबरों में रहते हैं। इन क्षेत्रों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, स्वर्ण अर्धचंद्र भारत के पश्चिम में स्थित है, जबकि स्वर्ण त्रिभुज भारत के पूर्व में स्थित है। तो यही वाला कथन सही है, ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में खबरों में रही खान यूनिट सिटी कहाँ पर है? तो खान यूनिट सिटी जो है फिलिस्तीन में है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हवाई अड्डों पर निर्बाध और परेशानी मुक्त अनुभव प्रदान करने के लिए डिजी यात्रा के लिए कौन सी उन्नत तकनीक लागू की जा रही है? तो फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी लागू की जा रही है, जिससे कि हवाई अड्डों पर निर्बाध और परेशानी मुक्त अनुभव दिया जा सके यात्रियों को। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। विश्व के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु संलयन रिएक्टर का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो ये जापान में किया गया है, ऑप्शन नंबर 4 जापान। विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह रिपोर्ट हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा जारी की गई थी। बिल्कुल सही बात है, ILO इसे प्रकाशित करता है। भारत में वास्तविक वेतन वृद्धि 2023 में सकारात्मक रही। दूसरा वाला कथन गलत है, भारत में सकारात्मक वेतन वृद्धि नहीं रही। तो केवल एक ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि ये ILO के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है।
अगला क्वेश्चन क्या है, किस रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के रूप में नामित किया गया है? तो पेंच टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र तक फैला हुआ है, और इसी को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के रूप में नॉमिनेट किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर डार्क स्काई पार्क वे जगहें होती हैं जहाँ पर जब रात के अंधेरे में तारों के और खगोलीय पिंडों की संरचना का या उनसे जुड़े हुए तथ्यों का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। और यहाँ पर अंधेरा जो होता है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है, रोशनी से दूर होते हैं ये, जिससे कि जो अध्ययन है वे सुचारू रूप से किए जा सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आइए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कानपुर में नाना साहब थे जो कि 1857 की क्रांति का क्या कर रहे थे, 1857 की क्रांति से जुड़े हुए थे। ठीक है, बागपत में शामिल थे, जबकि मथुरा में कदम सिंह नहीं थे। ठीक है, तो जो तीसरा वाला है सी, ये सही नहीं है, हमें सही नहीं बताना है। फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला थे। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, यही सही सुमेलित नहीं है। 1857 की क्रांति का एक बहुत ही बढ़िया और उम्दा वीडियो आपको मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। हम अपने चैनल पर डिस्कस कर चुके हैं 1857 की क्रांति के सारी थ्योरी और उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस। ठीक है, यूपी स्पेशल की क्लासेस में भी हमने यूपी के सारे जो भी फैक्ट होते हैं और जो क्वेश्चंस बनते हैं 1857 की क्रांति से और हिस्ट्री के, वो भी डिस्कस किए हैं। लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर के ये दोनों क्लासेस ज़रूर देखिएगा, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। अगले क्वेश्चन पर आइए। 2001 से 2011 के बीच उत्तर प्रदेश में कुल औसत साक्षरता वृद्धि क्या है? तो ये हो जाएगी 11.4%। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बेतवा नदी पर निम्नलिखित में से कौन सा बांध बनाया गया है? तो बेतवा नदी पर राजघाट बांध बनाया गया है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बेतवा नदी जो है यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, और इसी पर जो है राजघाट बांध बना है और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच की एक अंतर्राज्यीय परियोजना है। और बेतवा नदी पर जो बांध है राजघाट, ये बहुउद्देशीय परियोजना है, ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। यमुना नदी की मुख्य सहायक नदियों में से और कौन कौन सी नदियाँ हो जाती हैं? तो सिंध, केन और चंबल। ठीक है, कुल 4 नदियाँ मुख्य नदियाँ बनती हैं, सिंध, बेतवा, केन और चंबल। कुछ और बांध देख लीजिए। लवकुश बांध गंगा नदी पर बना है, रियन बांध रियन नदी पर, शारदा बांध शारदा नदी पर बना हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आइए। हाल ही में कानपुर में AIISH सैटेलाइट सेंटर का उद्घाटन किया गया। AIISH का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो पूर्ण रूप है ये हो जाएगा एसोसिएशन इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। AIISH एसोसिएशन इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग। अगले क्वेश्चन पर आइए। कौन सा इस्लामिक संघ भारत के अयोध्या में मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद के निर्माण का नेतृत्व करेगा? ठीक है, तो जो इस्लामिक संगठन है ये हो जाएगा इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन IICF। ऑप्शन नंबर 4 मस्जिद का जिसका निर्माण हो रहा है अयोध्या में, इसका नाम है मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया जाएगा? IICF के द्वारा किया जाएगा। तो इस तरीके से आज हमारे ये 150 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। आज सेट नंबर 48 में हमने 75 क्वेश्चन किए, 48 में हमने 75 पहले ही कर लिए थे, आज 49 किया है, इसमें 75 किए हैं। तो कुल मिलाकर आपके 150 क्वेश्चन ये GS का पेपर कंप्लीट हो गया। आज की क्लास कैसी लगी, स्कोर कितना रहा, ये आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, बंधुओं के साथ। कोई स्टडी ग्रुप आप लोगों ने बनाया हो तो वहाँ पर भी शेयर कर दीजिएगा, कोई पीयर ग्रुप हो उसमें भी शेयर करिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। क्लासेस डेली बेसिस पर आप लोगों को मिलती हैं, इसलिए बेल आइकन प्रेस करना बहुत ज़रूरी है। बार बार आप लोगों पे मैं एक ही जोर देती हूँ, बार बार रिवीजन करिए, फोकस करिए रिवीजन पर, प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए और बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।